काही दिवसापासून ब्रह्मगिरीच्या उत्खननाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? ललिता शिंदे, त्र्यंबकेश्वर. गेल्या 7-8 दिवसापासून जो हा मुद्दा जास्तीत जास्त पटलावरती आलेला आहे. पण मला असं सांगायचं आहे की गेली 2 ते 3 वर्ष झाले ब्रह्मगिरीची मागची बाजू आणि पुढच्या बाजूने पण उत्खननाचं एकदम बेसुमार उत्खनन चालू आहे. ब्रह्मगिरीला मागच्या बाजूने म्हणाल तर अत्यंत म्हणजे अगदी ब्लास्टिंग केलेलं आहे आणि अगदी म्हणजे तिच्या म्हणजे पोटामध्ये सुरा टाकलेला आहे असं वाटायला लागलेलं आहे. अतिशय चुकीचं हे घडलेलं आहे. मी आपल्या माध्यमातून एवढंच सांगू इच्छिते की ब्रह्मगिरीला ज्या चारही दिशा आहेत तिच्या, कारण ब्रह्मगिरीवरनंच गोदावरी उगम पावते, अतिशय महत्त्वपूर्ण असा आपल्या सगळ्यांचा पर्वत आहे. पर्यावरणीय दृष्ट्या पण महत्त्वाचा आहे, आध्यात्मिक दृष्ट्या पण महत्त्वाचा आहे. तर ब्रह्मगिरीला चारही दिशांनी सीमांकन होणं गरजेचं आहे, अत्यंत गरजेचं आहे. मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून ही सगळी नाशिककरांना पण मागणी करते आणि शासनाला, जिल्हा प्रशासनाला पण मागणी करते. कृपया चारही दिशेने सीमांकन होणं गरजेचं आहे. आणि एक महत्त्वाचा मुद्दा मला अजून इथे सांगावासा वाटतो की जे खाजगी गट मिळकत आहे ज्यांची, त्या खाजगी गट मिळकत असेल तर त्याची शासनाने अशी आता केलं पाहिजे की तिथे फक्त आणि फक्त शेती केली पाहिजे. कुठल्याही प्रकारचे बांधकामं, कुठल्याही प्रकारचं उत्खनन हे होता कामा नये, कारण हे जैवसाखळीला पण खूप धोका निर्माण झालेला आहे. ज्यावेळेस आपण मागची परिस्थिती बघतो तेव्हा अतिशय म्हणजे दुःखदायक घटना आहे आणि आपण सगळ्यांनी ह्याच्यावरती आवाज उठवला पाहिजे असं मला वाटतं. या संदर्भात तुम्ही प्रशासनाकडे तक्रारी केल्यानंतर प्रशासनाने तुम्हाला कशा प्रकारे प्रतिसाद दिला? गेल्या 2 ते 3 महिन्यापूर्वी प्रशासनाकडे या संदर्भात तक्रार केली होती. तात्पुरता दंड करून ते काम थांबवण्यात आलं होतं. पण मुख्यत्वे हे की लॉकडाऊनमध्ये ह्याचा म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणावरती ते उत्खनन झालं. कारण लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये कोरोनाचा काळ होता, कोणाचंही लक्ष नव्हतं आणि ह्या सगळ्याचा फायदा घेऊन ब्रह्मगिरीच्या मागच्या बाजूला खूप मोठ्या प्रमाणात ब्लास्टिंग केलं गेलं, सुरुंग लावले गेले आणि त्याच्यानंतर हा आवाज खूप मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे आणि हे खूप मोठी घटना घडलेली आहे. ब्रह्मगिरी संवर्धनासाठी आपण काय काय उपाययोजना केल्या आणि त्याला स्थानिक प्रशासनाचा तुम्हाला प्रतिसाद कसा मिळतोय? मी ललित बाळासाहेब लोहगावकर, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष आहे आणि आत्ताच आम्ही जी काही संस्था स्थापन केली ब्रह्मगिरी निसर्ग सामाजिक संस्था म्हणून संवर्धनासाठी, तिचं मी संस्थापक अध्यक्ष पण आहे. या ठिकाणी गेले 7 ते 8 वर्षापासून आमच्या मंडळाच्या मार्फत एक संस्था स्थापन करून ब्रह्मगिरी संवर्धनासाठी अनेक प्रकारचे झाडे लावले. प्रथम आम्ही विहिरी, जिथे जिथे जे काही पाण्याचे स्रोत आहे ते स्वच्छ केले. त्यानंतर त्यांचं पुनर्जीवन व्हावं म्हणून बांधकाम केलं. त्यानंतर इथे जे काही मोठमोठे वृक्ष होते, झाडं, त्या झाडांना ओटे बांधले. त्या झाडांवरती हल्ला होऊ नये, तोडू नये याच्यासाठी आम्ही चुना गेरू देऊन त्यांचं संरक्षण करतो. संपूर्ण ब्रह्मगिरीच्या चारी बाजूचं प्लॅस्टिक उचलण्याचा प्रयत्न केला. अजूनही आमचं प्लॅस्टिक उचलण्याचं काम चालू आहे. 3 ते 4 ट्रॅक्टर आम्ही मातीचे जे काही पाण्याबरोबर माती वाहते ती वाचवण्यासाठी आम्ही 3 ते 4 किलोमीटरचं आम्ही काही ठिकाणी भिंती बांधलेल्या आहे मोठमोठ्या, की तिथनं मातीची धूप होऊ नये. पाणी जिरवण्यासाठी ठिकठिकाणी आम्ही दगडं लावून छोटे असे, त्याला वाडगे म्हणतो आपण, वाडगे केलेले की तिथे पाणी जिरतं बघ. आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे या ठिकाणी वनस्पती वृक्ष आणून त्याचं आम्ही जतन करतो. 5 ते 6 वर्षापासून नित्यनियमाने त्यांना पाणी घालायला सुद्धा जातो. गेल्या काही काळामध्ये ब्रह्मगिरीवरती इतक्या मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड झाली आणि ही जंगलतोड जर 1 ते 2 वर्ष झाली नाही तर आम्हाला कोणत्याही प्रकारचं झाड लावायची गरज नाही, ऑटोमॅटिक जंगल तयार होत असतं. पण त्याला इथे कोणत्याही शासकीय किंवा वन विभागाकडून कोणालाही इथे बंधन होत नाही. त्याच्यामुळे इथे लोक जास्त प्रमाणात जंगलतोड करतात. ब्रह्मगिरी पर्वताच्या ऐतिहासिक आणि पौराणिक महत्त्व काय? नमस्कार, माझे नाव प्रकाश काळू दिवे. मी हरित ब्रह्मगिरी निसर्ग सामाजिक संस्थेचा सचिव आहे. आणि तसं बघितलं तर आपल्या ह्या भारतातील दक्षिण वाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी गोदावरी माता, ह्या गोदावरीचं जन्मस्थान असलेला हा ब्रह्मगिरी पर्वत आणि ह्या पर्वत
नुसती गोदावरी माता नाही तर ह्या पर्वतावर अजूनही म्हणजे आपली पाठीमागे वैतरणा असेल, वैतरणीचाही जन्म झालेला आहे. तर अहिल्या अशा ह्या पर्वताला अतिमहत्त्व मिळालेलं आहे. तर ह्या पर्वताच्या अवतीभोवती फार मोठ्या प्रमाणात उत्खननही चाललेलं आहे आणि ते उत्खनन होऊ नये यासाठी मी संस्थेच्या वतीने आपल्या शासनाला एक विनंती करतो की याला ह्या पर्वताची एक सीमांकन रेषा पक्की करावी व याला एक हेरिटेज दर्जा मिळावा, जेणेकरून हेरिटेज दर्जा मिळाल्यानंतर या पर्वताच्या प्रत्येक भूभागाचा विचार केला जाईल आणि हे जतन केलं जाईल. धन्यवाद. गेल्या 4 ते 5 वर्षापासून ब्रह्मगिरीवर जी अतिक्रमणं होत आहेत त्याबद्दल आपली भूमिका काय आणि त्या भूमिकेबद्दल वन विभाग आणि नगर परिषदेने आपल्याला कसा प्रतिसाद दिला? कैलास देशमुख माझं नाव. हरित ब्रह्मगिरी उपाध्यक्ष, त्र्यंबकेश्वर मंदिर पुजारी आणि विश्वस्तपणे पुजारी ट्रस्टचा. तर ब्रह्मगिरीला आम्ही मागच्या 2-3 वर्षापूर्वी एक सर्वे केला होता. तर 4ही साईडने ब्रह्मगिरीला आम्ही फिरलो. तर एकदम ज्यांना जर थोडे जे घरात जेवढा वापर आहे लाकडाचा तेवढाच वापर केला पाहिजे ना, तर ढीगच्या ढीग ट्रकसारखे ढीग तुम्हाला आत्ता या मिनिटाला चलावरती इतके लाकडं तोडून राहिले. ब्रह्मगिरी जर वाचली तर महाराष्ट्रामध्ये पाऊस पडणार आहे. ज्या टायमाला इथे आपल्या बोटासारखा पाऊस पडतो त्या टायमाला पाऊस पूर्ण नाशिक जिल्ह्याच्या पुढे तो पडत असतो जोऱ्यामध्ये स्पीडली. तर ब्रह्मगिरी वाचवणं खूप गरजेचं आहे. आदित्य साहेबांनी इकडे खूप लक्ष घालावं. ते पर्यावरणावर हे आहे, मंत्री आहेत. त्याच्यानंतर आपलं ब्रह्मगिरी ज्या टायमाला राजेंद्र सिंह आले होते तर त्यांनी नाशिकला पत्रकार परिषद घेतली. तर त्यांनी सांगितलं सगळे कामं धंदे सोडून कलेक्टर साहेबांनी ह्याच्यावर त्वरित लक्ष द्यावा. बालगोदावरी आहे, बाळाला कसं सांभाळायचं असतं लहानपणी, तर त्या बाळालाच त्याची हत्या केलेली आहे आपण. त्याच्यावर स्लॅब टाकलेलं आहे, ड्रेनेजचं पाणी सोडलेलं आहे. तर त्र्यंबकेश्वर जे आहे आपलं ती बालगोदावरी तिथून जाते, ती मंदिरामध्ये खेळायला जाते. तर ती दर्शन घेतील, मग तिथे अहिल्या गोदावरी आणि तिचा संगम होतं पुढे. तर त्याचासुद्धा खूप प्रॉब्लेम झालेला आहे. तर त्यांनी डायरेक्ट सांगितलं होतं की केदारनाथ बद्रीनाथची स्थिती होऊ शकते त्र्यंबकेश्वरला. तर त्याच्यानंतर ब्रह्मगिरीला तर एकदम अवघड परिस्थिती. वरतून जे सर्व झाडं वगैरे आणि येणारे जे भाविक आहे त्यांची पण वरती काही सुविधा नाही आहे. वरती गेल्यानंतर तिथे एक जिना आहे, वरती ते माकडं खेळत असतात. खेळता खेळता ते दगड ढकलतात, ते कोणाच्या डोक्यात पडतात. तर ते शेडसुद्धा त्यांनी मारावं. त्याच्यानंतर अजून पुढे आपल्या ब्रह्मगिरीच्या बॅक साईडला तुम्ही गेले, मागच्या वर्षी त्यांनी जे प्रकरण आत्ता गाजते सध्या पाठीमागच्या बॅक साईडला, तर त्याच्या मागच्या त्यांनी काय केलं, वरतून एक डोंगर आल्यानंतर तो डायरेक्ट 1-2 कोटीचं त्यांची नुकसान झाली. वरतून एक ॲटोमॅटिक रात्रीतून तो डोंगर आला, माती आली अशी खाली, पूर्ण सपाट झालं. तर अजून ते काम चालू राहिलं तर नंतर मोठा प्रसंग होणार आहे. तर त्याचा जबाबदार कोण आहे, कलेक्टर आहे का कोण आहे, ते बिल्डर आहे, ह्यांनी त्यांचे हे करावं. त्याच्यानंतर अजून बोल. जलतज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी काही वर्षापूर्वी ब्रह्मगिरीमध्ये जे उत्खनन होतं त्याबद्दल धोक्याचा इशारा दिला आहे. तरीही येथील उत्खनन थांबत नाही. त्याबद्दल काय काळजी घेतली गेली पाहिजे? राजेंद्र सिंह जेव्हा आले होते त्यांनी तर पहिले त्यांनी ते म्हणे मी खूप वर्ष आले ह्या का नद्यांवर मी काम करत असतो, पण इथे आता ब्रह्मगिरी मेन स्थान आहे. गंगाबडी गोदावरी, तर जशी गंगा आहे तशीच आपली गोदावरी आहे. तर तेव्हा ते असं वाटतं की इथे बर्फ नाही आहे किंवा काही नाही, हिमाचल नाही, तर त्यांना वाटतं इथे कसं काय पाऊस पडणार आहे. पण जशी गंगा जेवढी मोठी आहे ना तशीच गोदावरी नॅशनल नदी आहे. तर ह्याच्यावर त्वरित आदित्य साहेबांनी लक्ष देऊन त्र्यंबकेश्वर सिटीमध्ये जो काही प्रकार चाललेला आहे, नदीवर स्लॅब टाकून त्याच्यावर दुकानं टाकलेले आहेत. त्याच्यानंतर दुकानं टाकायचा पण विषय नाही, त्या लोकांचा रोजगार आहे, पण त्यांची काय असेल ती व्यवस्था करावं किंवा त्या स्लॅब खालून तरी ते पाणी स्वच्छ केलं पाहिजे. तर पेशव्यांनी त्याच्यावर पत्र लिहून ठेवलेले नगरपालिकेमध्ये. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की ह्या नदीमध्ये कुणी काही कचरा टाकत असेल तर त्याला 500 रुपये 200 रुपये त्या टायमाला दंड लिहून ठेवलेले, ते पत्र लिहिलेले. तर येणारी नदी ती नॅचरल नदी वरतून वाहती आहे, तर तेच पाणी गावात खाली उतरत आहे. तर त्याच्यावर कोणीच काही लक्ष देत नाही. तेच पाणी आज आपण अमृतकुंड त्र्यंबक राजाचं मंदिर आहे त्या नदीचा तो झरा त्या बाजूला उतरतो खाली, तर तेच पाणी आपण त्र्यंबक राजाला सुद्धा वापरू राहिलो. ते पाणी हे कोणीच काही लक्ष देत नाही. तर त्वरित ते आदित्य साहेबांनी याच्यावर खूप त्यांच्याकडून आम्हाला अपेक्षा आहे. ते आल्यापासून तर आम्हाला खूप एकदम चांगलं हे करू राहिले काम. तर त्यांनी ब्रह्मगिरीकडे पण थोडंसं लक्ष टाकावं आदित्य साहेबांनी. त्यांना कळकळीची विनंती. आणि इथं डोम कॅमेरा सोडावे ब्रह्मगिरीवर 4ही साईड. पाठीमागे चला तुम्ही या मिनिटाला, खूप काही प्रॉब्लेम चालू आहे, म्हणजे खूप झाडं तोडून ठेवलेले. हरित ब्रह्मगिरी उपाध्यक्ष, त्र्यंबकेश्वर मंदिर पुजारी. ब्रह्मगिरी उत्खननाबाबत वन विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी काय सांगितले? त्र्यंबकेश्वरचे अतिरिक्त वन क्षेत्रपाल विवेक भदाने यांनी सुरुवातीला ही जमीन वन हद्दीत नसल्याचे सांगितले. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देतात महसूल, वन, पुरातत्व आणि इतर यंत्रणाही कामाला लागल्या आहेत. आपल्या कार्यक्षेत्रानुसार सदर जागेचे उत्खनन व प्रकरण चौकशी प्रत्येक विभागाने करावे व शासनाने
याची व्यवस्थित अशी दखल घ्यावी, नाहीतर हा पर्वत काही दिवसात नाहीसा नष्ट होऊ शकतोय. धन्यवाद. महाराज जी, अभी जो ब्रह्मगिरी का उत्खनन हो रहा है उसके बारे में प्रशासन कैसा दोषी है और इसका परिणाम क्या हो सकता है? इसका परिणाम गंभीर हो सकता है, मतलब पहाड़ भी गिर सकता है, पड़ सकता है खनन होने के बाद में. और प्रशासन तो दोषी इसलिए है जो कि उसका एरिया में हो रहा है. हर रिकॉर्ड मतलब तलाठी के पास रहता है, सर्किल के पास रहता है, जो मंडल अधिकारी है, तहसीलदार है. ये लोग को बिगैर मतलब कि जानकारी के कोई भी भूमाफिया है या कोई भी मतलब कि खनिज पदार्थ बेचने वाला है, ये नहीं बेच सकता है. कारण कि ये लोग गाड़ी पकड़ते हैं और गाड़ी को पकड़ करके ये लोग तोड़ पानी करके छोड़ते हैं और ऊपर से बोलते हैं और ज़्यादा कर. कारण हमको तो रहना 2 साल 3 साल ड्यूटी करना है यहाँ, फिर कहीं हम बदली हो जाएंगे जब तक जो कुछ हमारा कमाई हो जाए. तो इसमें मेन दोषी ही है, तहसीलदार है, मंडल अधिकारी है, तातिया है, जो ज़मीन देने वाले हैं, ज़मीन लेने वाला भूमाफिया लोग है. मगर उससे पर्यावरण को नुकसान है, जंगली जीव को नुकसान है. जंगल में जैसे कई प्रकार के जीव रहते हैं, आपका खरगोश है, बानर है, बाघ है, भालू है, हरिण है, आपका मुंगूस है, ऐसे छोटे बड़े कितने प्रकार के प्राणी रहते हैं. उनको भी इससे तकलीफ है और हमको भी पहाड़ का तकलीफ होने का डर है कि पहाड़ का जिधर का दिशा को हम लोग खोदेंगे उधर ही वो गिर सकता है, पड़ सकता है. यहाँ बारिश भी ज़्यादा होता है तो बारिश का दिन में उसका नतीजा भी गंभीर हो सकता है. तो इसलिए प्रशासन पूरा दोषी है इसमें. कारण कलेक्टर से लेकर के प्रांत तक दोषी है इसमें. जैसे दुर्घटना हुई थी मालिन में, हाँ जी, पुणे जिले में या उत्तराखंड में जो हाँ जी, हुआ हाँ था, जी, हाँ. वैसा कुछ सालों में त्र्यंबक में हो सकता है क्या? हो सकता है ना. जैसे उत्तराखंड में हुआ था तो पर्यावरण मतलब वहाँ तो हिमपात होता है, हिम का पहाड़ है, बर्फ़ का पहाड़ है, वहाँ का अलग घटना है. जैसे केदारनाथ में हुए थे आज 2-4 साल पहले, तो केदारनाथ में इसलिए हुए थे कि वहाँ पूरा बिल्डर लोग बिल्डिंग बना करके, व्यवसायीकरण वाले लोग अपना होटल लॉजिंग बोर्डिंग बना करके, प्लेस बना करके जो धंधा करते थे उसका चलते वो हुआ था. कारण कि अपना बिल्डिंग बनाने के लिए वो लोग ज़मीन को काट काम किए थे, जेसीबी से, पोकलैंड से सब तोड़ फोड़ किए थे. तो इसलिए वहाँ जो बारिश आए और जितना अतिक्रमण किए थे, अवैध बनाए थे, वो सबको बहा करके ले गए. तो वैसा त्र्यंबक में हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है. कारण कि हम लोग आम पब्लिक ख्याल नहीं दे रहे हैं, जनता ख्याल नहीं दे रहा है, प्रशासन ख्याल नहीं दे रहा है. तो ईश्वर तो ज़रूर ख्याल देगा ना. कारण कि निसर्ग उसका बनाया हुआ है, ये जंगल है, पहाड़ पर्वत है, धरती ईश्वर का बनाया हुआ है. तो यदि शासक ख्याल नहीं देगा तो ईश्वर जरूर ख्याल देगा और एक दिन उत्तराखंड के जैसे हमारा नतीजा हो सकता है त्र्यंबकेश्वर का. ब्रह्मगिरी का उत्खनन रोकने के लिए अखाड़ा परिषद इसके बारे में क्या कर सकती है आगे? अखाड़ा परिषद इसका बारे में कुछ नहीं कर सकता है. अखाड़ा परिषद को तो लिफाफा चाहिए. जितना बिल्डर लोबी है, आपका दीपक लड्ढा हो, कैलाश घुले हो, चाहे छल्लानी हो, चाहे लक्ष्मीकांत थेटे हो, ये लोग बड़े बड़े त्र्यंबक का बिल्डर लोबी में गिना जाता है. तो ये लोग का सबका तो गुरु ही अखाड़ा सागरानंद जी है, अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष है. ये लोग क्या बोलेंगे? यदि बोलते थे लोग पहले ही, जब गांव में इतना अतिक्रमण हुए, 300 मीटर में 24 एकड़ सरकारी जगह में, नगर पालिका के जगह में, सड़क के जगह में अवैध बांध काम हुए, इसका बारे में आज तक अखाड़ा परिषद ने नहीं बोला, तो आज क्या बोलेंगे? ये कोई बोलने वाला नहीं है. बोलने वाला तो बिरले कोई महात्मा है जो बोल सकता है और कर सकता है. और वो भी महात्मा जब बोलेगा कि पब्लिक का साथ हो, इसमें जन आंदोलन करने सिवाय ये रुकेगा नहीं. तो यहाँ का जन आंदोलन करने जाओ तो नगर पालिका का सदस्य है वो भी साथ नहीं देंगे, आम पब्लिक है वो भी साथ नहीं देंगे. कारण कि बिल्डर लोग सबको थोड़ा बहुत दे करके खरीद लेते हैं. नहीं तो ये लोग के पास पहले क्या था? आज 15 साल के पहले कैलाश घुले के पास क्या थे? जैसे नगर पालिका में आए, जैसे सौदा करने लगे, बिल्डिंग बांधकाम, जमीन का हेरा फेरी, बेचना लेना और खरीदना,
आज पैसे वाले बन गए और ये लोग का गांव में कोई बोलने वाला नहीं है। और प्रशासन तो क्या है, पैसा का बुके है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे प्रांत हो, चाहे तहसीलदार हो, ज़्यादा किया तो अपना ट्रांसफ़र करा के कहीं और चल देगा। इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका आम पब्लिक को लेना चाहिए और साधु संत को भी लेना चाहिए, मगर साधु संत में कोई बिरले साधु है जो ले सकता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, तो आपका सुझाव क्या रहेगा? मतलब ये रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये रोकने के लिए प्रशासन को आवेदन देना पड़ेगा, प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा, पर्यावरण जो मंत्री है उसको अवगत कराना पड़ेगा, उसका निरीक्षण करवाना पड़ेगा, और जो कुछ करेगा पर्यावरण मंत्री करेगा, और नहीं तो फिर प्रशासन के विरुद्ध जनहित याचिका करना ही पड़ेगा कि यहाँ त्र्यंबक के परिसर में उत्खनन काम होना नहीं चाहिए, यहाँ का खनिज पदार्थ बिक्री होना नहीं चाहिए, यहाँ मट्टी बाहर से ला के डाला जाए मगर यहाँ का मट्टी बाहर लेके बेचना नहीं चाहिए, यहाँ का दग्गड़ पत्थर तोड़ फोड़ करके बाहर बेचना नहीं चाहिए। तो यहाँ का पत्थर तो आपको नासिक तक जा रहा है, जो पहले नासिक से आपका जो क्या बोलते हैं उसको आपका बारडोली के तरफ से आते थे, यहाँ जितना खड़ी कच्छ रेती क्या पाथड़ी फाटा के तरफ से गौलाने वो सब अभी कम हो गया। उससे ज़्यादा त्र्यंबक का आपका भीलमाल पैना आपका साप गांव इधर से खड़ी जा रहा है बाहर बराबर, और जो बिल्डिंग माल सप्लायर है वो लोग यहाँ से ले लेकर के अपना स्टॉक बना के रख रहे हैं। ये सब यहाँ होना नहीं चाहिए और इसका मेन दोषी है प्रशासन और पर्यावरण मंत्री, जो कि इसका ऊपर ख्याल नहीं कर रहा है। अभी केंद्र में भी बीजेपी का सरकार है, स्टेट में भी शिवसेना का सरकार है, दोनों लोग साधु संतों का सम्मान भी करते हैं, तो तभी भी ये बातें क्यों हो रही है? साधु संत के सम्मान करते तो साधु संत ये लोग को सम्मान को मानते हैं, मगर साधु संत ये लोग को मतलब भाव देते नहीं हैं। यदि बीजेपी का सरकार है और बीजेपी मानता तो आज कुंभ मेला हुआ हरिद्वार में, सिंहस्थ बहुत बड़ा कुंभ मेला हुआ, जिसमें महाशिवरात्रि के दिन 35 करोड़ आदमी स्नान किए, साधु संत और पब्लिक। और साधु संत लोग को पहले जो मंत्री था उसने बोला था कि तुम सीमित इसको कुंभ मेला को मनाइए, तुम्हारा पेशवाई नहीं निकलेगा, तुम देवता को अपना समय से 10 महात्मा जाके स्नान करवा लीजिए। तो उस मंत्री को हटा करके तीरथ सिंह को वो लोग लाए, और तीरथ सिंह ने क्या बयान दिया कि कोई प्रकार के यहाँ पास का ज़रूरत नहीं है, कोविड पास का, सभी यात्री आओ बिगर पास के आओ, कोई चेक इन का ज़रूरत नहीं है, गंगा नहाओ और कोरोना भगाओ। तो कहने का मतलब साधु संत क्या है कि कोरोना को बढ़ाने का और प्रोत्साहन दिया गया हरिद्वार के अंदर में। यदि यही कोई दूसरा मंजब के लोग होते, वो लोग का धार्मिक कार्य होते, तो हमारा यही साधु संत और हमारा यही बीजेपी पार्टी वहाँ जाति बात खड़ा करते, समाज बात खड़ा करते। दिल्ली में जो हुआ था उसको क्या बोलते थे, दिल्ली में जो हाँ शाहीन बाग में ये जो मुसलमान लोग का कुछ हुए थे, कौन सा जगह बोलते हैं उसको मैं अभी भूल रहा हूँ, हाँ हाँ जी हाँ। तो उसमें क्या है कि ये लोग खाली 250-300-400 आदमी थे, उसका बारे में कितना बवाल किए। और जब 35 करोड़ जहां आदमी धार्मिक भावना लेकर के इकट्ठा हुए, और उसका बाद में आज उत्तराखंड में पूरा कोरोना से उत्तराखंड ग्रसित है, वहां से जहां जहां लोग गए उस एरिया में ग्रसित है। वहां से हमारा त्र्यंबक से ढोल ताशक बजाने वाले लोग गए थे, वाद्य बजाने वाले लोग, जो लाठी पट्टा घुमाने वाले, वो आते ही त्र्यंबक में शुरू हो गया कोरोना, उसका बारे में कोई बोलने वाले नहीं थे। तो ये तो भाई बीजेपी है, क्या है कि हिंदू राष्ट्र हिंदू धर्म कह करके जो मानव धर्म मानना चाहिए तो हिंदू धर्म बोल करके अपना वोट बैलेंस बनाने के लिए वो सब उल्टा सीधा कर रहा है। ये हमको उसका मान्य नहीं है। क्या जैसे ब्रह्मगिरी का इशू है, वैसे ही गोदावरी का संवर्धन नहीं हो रहा है, और गोदावरी अपनी माता होते हुए भी उसका ह्रास हो रहा है त्र्यंबक में।
उसके बारे में क्या बोलेंगे? गोदावरी को आज भी ये लोग स्वच्छ नहीं कर रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं। गोदावरी में गांव के नीचे स्लैब डाल दिया गया है, जो स्लैब नहीं डलना चाहिए। उसी में ड्रेनेज का भी लाइन को निकाल दिया है और गोदावरी का पानी का भी लाइन निकाला है। और वो बांध काम होने से जो बारिश का पानी आता है वो अंदर से नीचे से नहीं जा पाता है, वो ऊपर सड़क से बहता है। और वो पानी, गंदे पानी को ले जा कर के गाँव के मल मूत्र को मंदिर में घुस जाता है और लोग बोलते हैं बाढ़ आ गया। पहले जैसे यहाँ बारिश नहीं होता है, आज 20 साल 25 साल जितने बारिश होते थे उससे कम होता है। फिर भी मंदिर में पानी नहीं जाते थे और कम बारिश होने के बाद भी मंदिर के अंदर पानी घुस जाते हैं। एक तो सड़क बनाते हैं, इसको पहले जो बना है उसको तोड़ के साइड में हटाते नहीं, फेंकते नहीं है, उसका ऊपर और डाल देते हैं, ऊंचाई कर देते हैं, इसलिए वो पानी वहाँ घुस जाता है। दूसरा, गोदावरी को बांध काम करके, पेटी काम करके, पेटी बना करके उसका जो एरिया था, उसका जो चौड़ाई था उसको कमी कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। इस यहाँ गोदावरी ऊपर से भी आज भी गोदावरी बहता है, मगर पंडित को पूछो तो बोलता है गोदावरी गुप्त है। गोदावरी गुप्त नहीं है। गोदावरी बारिश से पत्थर मट्टी पड़ पड़ के दब गए, तो उस गोदावरी का पात्र को कोई सफाई नहीं किए, जिसलिए वो गोदावरी का जल जहाँ के तहीं रुक चुका है। और ऊपर से गोदावरी का कोई पता नहीं लग रहा है। हम लोग बोलते हैं गोदावरी ब्रह्मगिरी से उत्पन्न हुआ है, तो ब्रह्मगिरी से कहाँ आया है उसका कोई रूपरेखा नहीं है। कुशाव्रत से आगे जो कनखल तीर्थ है वहाँ से गोदावरी रिवर सिटी सर्वे का नक्शा में दिखा रहा है। तो हरित लवादा ने बोला है, जब ललिता शिंदे ने दावा किया था तो मेरी को और पार्टी को मतलब ऑर्डर किया है कि तुम ऊपर से गोदावरी कैसा आई है उसको लेके आओ नीचे। तो आज तक ऊपर से ना तो मेरी ने लाया है ना वो पार्टी ने लाया है, जैसा है वो ऐसा ही पड़ा है। कौन से साल का ऑर्डर है वो? ये ऑर्डर करीब आपका 2015-16 में, 16-17 में हुआ है क्या। हरित लवादा ने खुद ऑर्डर किया है पुणे का कि तुम लोग ऊपर से गोदावरी दिखाओ कि कैसा आया है, उसका पात्र कितना है, कहाँ निर्जीव है, कहाँ जीव है, कहाँ पानी है, कहाँ पानी नहीं है, उसका पात्र कितना लंबा चौड़ा है, मतलब चौड़ा बतलाओ, कैसा आया है वो बतलाओ। तो आज तक उसको न तो वन विभाग को मिल करके लोग लाए हैं, न कोई मंत्री को मिल करके लाए हैं, जैसा ही वैसा ही पड़ा है। नहीं तो गोदावरी सत्य है, गोदावरी में जल भी है क्या, मगर उस जल को लाने के लिए नीचे कोई प्रयास करते नहीं है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इधर गोदावरी के नाम पे हर एक को पैसा कमाना है। हाँ जी हाँ, गोदावरी को कुछ करना नहीं है, संरक्षित करना नहीं है। गोदावरी को सुरक्षित रखना नहीं, गोदावरी को पाट करके वहाँ बैठ करके और अपना बिल्डिंग बनाना है, बसर करना है। दूसरा जो स्लैब है, स्लैब के ऊपर पूरा धंधे वाले लोग, व्यवसायीकरण लोग बैठे हुए हैं। और आजू बाजू से जो नदी नाला निकला है उसमें पूरा बांध काम हो चुका है। यहाँ से गांव तक जा कर के देखिए, यहाँ से आप करके नाला है, उस नाला में पूरा बांध काम से अतिक्रमण से भरा हुआ है, जिसमें मकान बना है। इधर एक मतार होल है, वो मतार होल में पूरा बांध काम हो करके बिल्कुल जो आपका 20 फुट चौड़ा था वो आज 5 फुट बचा हुआ है। इधर एक बाघा होल है, वो बाघा होल कम से कम 20 फुट 30 फुट था। हमारा इधर से एक नाला गया है, ये पुष्करनी, ये आपका 25 फुट है लगभग चौड़ाई। वो सबको पाट करके, ये अभी भी है निवृत्तिनाथ वाला भी वही कर रहा है, त्रेष्टा। ये सामने लाल पत्रा दिख रहा है, वो नाला में बैठा हुआ है, अतिक्रमण में पूरा नाला को बुझा करके रखा है। तो यहाँ न तो गोदावरी का मर्यादा यहाँ के लोकल लोग रख रहे हैं, न नदी नाला का मर्यादा रख रहे हैं, खाली अपना व्यवसाय करने के लिए और उसको पाट करके अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, धंधा करने के लिए ख़त्म कर रहे हैं। वो मर्यादा को नहीं रख रहे हैं। लोग यहाँ बाहर से यात्री आते हैं, पूछते हैं गोदावरी गंगा कहाँ है। हम लोग उसको गोदावरी गंगा बतला नहीं पाते हैं, वो कुशाव्रत को बतलाते हैं क्या। तो वो लोग बोलते हैं ये तो कुंड है। कुंड, बहती नदी कहाँ है? बहती नदी कहाँ है? तो बहती नदी पटा हुआ है, जिसको आज निकालने का कोई प्रयास नहीं है, न तो पब्लिक में, न प्रशासन में, न वन विभाग में।
और गोदावरी को यदि शुद्ध और स्वच्छ रखना है और गोदावरी को निर्मल पानी से चलाना है तो उसका पात्र को साफ सफाई करना पड़ेगा। तो ये काम तो पहले नंबर है गांव के लोकल पब्लिक का, दूसरा नंबर है प्रशासन का, तीसरा नंबर है वन विभाग का। ये यदि तीनों मिलके करता है तो फिर भाई मंत्रालय है वो तो ये लोग को पूरा सहयोग देगा ही, साथ देगा ही देगा। बराबर। तो गांव के पब्लिक तो बोलते हैं नहीं हमारा घर टूट जाएगा, आप इसको सफाई मत करो। कारण वो गोदावरी रिवर में तो बांध काम कर रखा है ना, बराबर। तो कम से कम गोदावरी रिवर को खाली होना चाहिए, हमारा विचार है। और स्वच्छ होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए और लोगों को जल दिखना चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि जल नहीं है, हम जल के मतलब कि डैम बना सकते हैं, उस डैम से हम वो जल को छोड़ सकते हैं, नीचे ऊपर उस जल को हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये सब यहाँ का लोग करने को राजी नहीं है। जो बोलेगा उसको दोषी बनाएंगे, ऊपर से बोलेंगे कहाँ से आया है अपना पेट भरने और हमको ऐसा बोल रहा है, हम तो गांव का है। और गांव वाले बाहर के लोगों को वोट लेने के लिए बैठाए हैं, वो लोग ही सब अतिक्रमण करके। यहाँ 3 संगम हैं, मतलब गोदावरी है, नील गंगा है, कपिला और अहिल्या गंगा है। तो अहिल्या का संगम है आपका जूना महादेव के पास में मंदिर के आगे, और नील गंगा का संगम है आपका कुशाव्रत के नीचे जो संगमेश्वर महादेव मंदिर है, तेली गली के तरफ से नील गंगा आता है और वहाँ वो संगम होता है। तो अभी वो सब में जाके देखिए तो पूरा पट गया है नील गंगा, वहाँ पूरे मकान बन चुका है, उसमें इंदिरा नगर बच चुका है नील गंगा में। हे होते महंत उदयगिरी महाराज श्री शंभू पंचायती अटल आखाड्याचे प्रमुख। त्यांनी आपल्याला गोदावरी आणि ब्रह्मगिरीच्या उत्खननाबद्दल ज्या आपल्या भावना व्यक्त केल्या त्या आपण निश्चितच प्रशासनापुढे मांडूयात, त्यामुळे कदाचित ब्रह्मगिरीचे संवर्धन होईल आणि गोदावरीचेही संवर्धन होईल। नमस्कार, मी आदित्य वाघमारे। त्र्यंबकेश्वर हे एक निसर्गरम्य ठिकाण तर आहेच आहे, परंतु आपल्या या त्र्यंबकेश्वरामध्ये विशेष करून काही वनौषधी आहेत की ज्या दुर्मिळ प्रकारच्या आहेत, ज्याची कोणत्याही प्रकारे किंमत किंवा कुठल्याही प्रकारे काही होऊ शकत नाही। तर अशा या वनौषधी जिवंत असायसाठी आणि पुढील येणाऱ्या पिढीला ते भेटायसाठी आपल्याला या नीट ठेवणं खूप गरजेचं आहे। अजून एक मुद्दा असा होता की आपल्या 1995 साली श्री मारुती माने पैलवान आपले हिंदकेसरी भारताचे त्र्यंबकेश्वरी आलेले होते आणि त्र्यंबकेश्वरी आल्यानंतर त्यांनी बघितलं की हे जे काही निसर्ग सौंदर्य आहे त्या निसर्ग सौंदर्यामध्येच सर्व विद्वत्ता आणि संपूर्ण जो काही व्यायामाचा शारीरिक सौंदर्य ठेवण्याचा जो काही अनुमान आहे हे निसर्गाच्या माध्यमानेच होऊ शकतं। त्यामुळे आमचं तरी स्पष्टपणे असं मत आहे की निसर्गाचं सौंदर्य वाचण्याकरता आपण जेवढं होईल तेवढं योगदान करावं, खारीचा वाटा आपण प्रत्येकाने याच्यामध्ये उचलायला हवा। मेरा नाम महंत श्री थानापति शुक्करपुरी। मैं त्रयंबक में आज 2001 से रह रहा हूँ। त्रयंबक ब्रह्मगिरी पहाड़ में गौतम ऋषि की तपोभूमि है। यहाँ पे आदि से गौतमी गंगा है, गोदावरी गंगा जिसको बोलते हैं, वहाँ से उद्गम हुआ। और इस पहाड़ी में श्रद्धालु लोग बाहर से, विदेश से, सभी जगह से आते हैं। ये हमारी धरोहर, इतिहास है, हमारी संस्कृति है। हम साधु संत यहाँ विचरते हैं, भ्रमण करते हैं। सभी संत भक्त और गवर्नमेंट से भी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके कि ये हमारी धरोहर बची रहे। ये हिंदू धर्म का प्रतीक है। यहाँ पे ब्राह्मण, साधु, संत कहीं से भी आकर के विचरते हैं। यहाँ कुंभ का 12 साल में कुंभ होता है और तीर्थ स्थल है। ये तपोभूमि को थोड़ा दर्शन कराइए। इसमें वन हैं, तरह तरह के जीव भी हैं
और कुछ धरोहर बनी हुई है, पुरान तत्व मंदिरें हैं, वो तोड़ी ना जाएं। हो सके तो रोड बनाने की कोशिश करें जिसमें गवर्नमेंट का लाभ हो और सभी लोग लाभ लें। हमारा तो यही कहना, थोड़े दिन जिएंगे, बाद में हम चले जाएंगे। आपके आने वाली पीढ़ी इसी में जीते हैं और करते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि धर्म की जय हो, हमारे धर्म की रक्षा हो। हरिओम नारायण।